and assalamu alaikum. This is Zishan Akram and you're watching YouTube channel Federal Public Service Commission. इसके अंदर जो जॉब्स आती हैं और यकीनन हम यहाँ पर चूँकि मेरा चैनल इंग्लिश से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर वही बात करूँगा, बट जनरली भी जॉब्स कब आती हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से उनकी जो प्रोसेस है और सिलेबस है हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है और इनका जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत एनिग्मेटिक है। मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से कि प्लीज़ इसको जितना सिंपल बना सकते हैं बनाएं। एनी हाउ, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का जो है टेस्ट देना चाहते हैं। कौन से लोग टेस्ट दे सकते हैं, उनमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, इससे बेहतर इंशाल्लाह आपको वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च के साथ ये बनाई है। तो जनाब चलते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर कि कैसे और क्या कुछ पढ़। तो सबसे पहले तो ये लोग देख लें कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कुछ आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब है, 18 ग्रेड की जॉब है, फेडरल के अंदर तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं, हफ्ता इतवार की छुट्टी, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू विद दैट। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो फिर 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन, इस बात को समझते नहीं है लोग अक्सर औकात कि पोस्ट क्वालिफिकेशन से मुराद होता है कि आपकी पीएचडी लेट से 2020 में हुई है तो 2020 के बाद आपका 1 साल की टीचिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये डिग्री के साथ नहीं बल्कि डिग्री के बाद की बात होती है। इसके साथ साथ एमफिल डिग्री अगर आप है तो एमफिल के बाद 3 साल की, क्योंकि इसमें लिखा होता है पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस एट कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल, इन दो जो है लेवल के ऊपर होता है। तो एमफिल की डिग्री के साथ 3 साल और मास्टर्स की डिग्री के साथ 5 साल की क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने 2015 के अंदर एमए किया है तो 16 से लेकर 20 तक जो है आपके 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल होंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंग्लिश के इम्तिहान, और बाकियों के लिए भी जितने भी सब्जेक्ट्स के लोग हैं उनके लिए भी यही होता है। मैंने जो सिलेबस है इसको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। आप लोग बेशक पॉज करके स्क्रीन को देखकर स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का, उसका सारा सिलेबस आ रहा है, तो मुझे इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना, इसको आप देख सकते हैं। अब हम जो असल सवाल है कि इन सारी चीज़ों को जो पिछले जो मैंने स्लाइड के अंदर आपको दिखाया उसके अंदर हमें कैसे इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश एसे है, इसके बारे में जो कि 50 नंबर का है कि इसको कैसे हल किया जाए। ऑफ कोर्स इंग्लिश ऐसे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और टेक्निक है जिसको सीखने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगता है, और यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं ये तो नहीं समझाने लगा कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सादा टिप्स हैं, कोई भी शख्स इंग्लिश ऐसे लिख सकता है। सीएसएस के ऐसे के लिए जो टेक्निक चाहिए होती है, जो नॉलेज चाहिए होता है, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स होता है। बट इस तरह के इम्तिहानात के लिए इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके लिए कोई शख्स भी, एनीबॉडी हु हैज़ डन मास्टर्स और एमफिल इन इंग्लिश, ही और शी कैन राइट एन एसे। तो इंग्लिश एसे के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये ज़हन में रख लें कि आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस के लिए राइटिंग करनी पड़ेगी। इस बात को ज़हन से निकाल दें कि अगर आपने कोई रटाया चीज़ें याद कर ली हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान के लिए जा रहे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी ये नहीं बता रहा कि ऐसे लिखना कैसे होता है। तो आपको रीड मोर से मुराद ये है कि आपको अखबार डेली का पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट किताबें, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट जो करंट अफेयर्स रिलेटेड हालात वाकयात हैं उनसे भी बाखबर रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी जो कि साफ ज़ाहिर मैं यहाँ पे तस्करा उसका नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा पर्पस ये नहीं है फिलहाल इस वीडियो के अंदर। टेक्निक्स होती हैं बाकायदा ऐसे लिखने की, वो आपको सीखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है उसको, जो ख़ास टेक्निक है वो जो कि सबसे बेसिक चीज़ है मैं समझता हूँ, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इस सारे का सारा जो मैंने आपको बताया इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो कि आजकल मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा दौर गुजर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 दिसंबर और 2023 की तरह जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो आपको मार्केट के अंदर कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए शायद इससे अच्छी किताब आपको ना मिले। इसका नाम विनिंग एसेज फॉर सीएसएस, पीएमएस एंड अदर कंपैटिटिव एग्जाम्स है, जो कि मुरीद हुसैन जसरा साहब ने लिखी है, जिनकी इस्लामाबाद के अंदर एक एकेडमी सीएसपी के नाम से भी है जो कि सीएसएस और पीएमएस के लिए डेडिकेटेड है। तो ये किताब जो है
आप लोग अगर ख़रीदते हैं तो इस किताब के अंदर आपको ऐसे की तमाम टेक्निक्स, कैसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे जो है इसको आप अपने नॉलेज को, टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक नंबर ऑफ, बहुत सारा नंबर ऑफ ऐसे जो है, ढेर सारे ऐसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर उसकी खूबसूरती यह है कि इसके अंदर साथ साथ उन्होंने आउटलाइन भी आपको बनाकर दे दी गई है। आउटलाइन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, फॉर एग्जांपल सीएसएस के अंदर तो तकरीबन ये कंपल्शन होती है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम के अंदर कंपल्शन नहीं है। अगर आप आउटलाइन अच्छी बना लेते हैं और ऐसे उस आउटलाइन के हिसाब से कर देते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। तो इस किताब के अंदर आपको हर ऐसे जो है उसके साथ आउटलाइन भी दी गई है और वैरायटी ऑफ ऐसेज मौजूद हैं। तो ये किताब अगर आप लोग खरीदते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि आपको एक अच्छा जो है ऐसे के हवाले से एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपको जो लाइव टीचिंग है, कोई टीचर्स होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ या कोई और पढ़ाता है, वो एक प्लस चीज़ होती है कि आप उनके साथ अपने एसेस को चेक करवा सकते हैं, क्योंकि बगैर चेक करवाए आप ऐसे को डेवलप नहीं कर सकते। तो एनी हाउ, ये मुख्तसर सा तारुफ था कि आप ऐसे को कैसे। इसके साथ प्रेसी राइटिंग है। ऑफ कोर्स प्रेसी राइटिंग की भी अपनी टेक्निक्स हैं और यहाँ पर हम उसका तज़किरा नहीं करने लगे, लेकिन एक किताब मैं ज़रूर आपको बताऊंगा जो कि प्रेसी राइटिंग कारवान वालों की है। बहुत मशहूर और मारूफ पब्लिशर्स ऑफ कोर्स कारवान है, और ये किताब के राइटर्स जो हैं वो AB जसरा एंड NK जोया हैं। आप इनकी किताब को ख़रीदेंगे तो आपको इसके अंदर बेसिक्स, उसकी टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसे पैसेजेस मिलेंगे जिनकी उन्होंने प्रेसी करके आपको बताई हुई है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है अगर आप लोग ख़रीदना चाहें। आगे बढ़ते हैं और ग्रामर एंड वोकैबुलरी, जिसके अंदर ये लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आई एम सेविंग माय टाइम एंड योर टाइम, तो आप इसको पास लेके इस तरह की चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और इनकी तैयारी के लिए जहां आपको ग्रामर की कोई किताब, जैसे कि कोई भी, अगर आप BA की, FA की भी ग्रामर की किताब उठा लें तो ग्रामर कोई चेंज नहीं होती। लोग अमूमन जो है पसंद करते हैं रेनन मार्टन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, फैसिनेट करती है, लेकिन ख़रीद लेते हैं और फिर पढ़ते नहीं हैं क्योंकि थोड़ी सी कम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसकी। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बेसिक्स जो है, जो FA BA के ऊपर ग्रामर जैसे टू द पॉइंट होती है, उसको लें और बेसिक्स को स्टडी करें। और फिर प्रैक्टिस के लिए ज़बरदस्त जो ऐप है आपके पास, पाक MCQs की ऐप है, इसको सिर्फ एक मोबाइल की ऐप मत समझे, ये बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने एक और वीडियो भी शेयर की हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि पाक MCQs की क्या अफादियत है। एनी हाउ, मजीद इसके अंदर जो आपका पेपर 1 का डिस्कस हम कर रहे हैं, जिसके अंदर सेंटेंस करेक्शन होती है। बुनियादी तौर पर होता क्या है कि सेंटेंस आपके सामने एक ऑप्शंस दिए होते हैं जिसके अंदर फ्लॉज होते हैं, आप इसको रीड आउट क्लियरली भी कर सकते हैं पाज लेकर, ये जो कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको चूंकि बोल के बता रहा हूं कि इसके अंदर आपको बेस्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का होता है, सही स्ट्रक्चर उसके अंदर, वो आपको उसको चूज करना होता है। अगर ये MCQs की शक्ल में हो, अगर वैसे हो, तो डेफिनेटली कोई सेंटेंस अगर आपको गलत लिख कर दिया जाए तो ये नहीं होता कि आप लंबी चौड़ी चेंजेस करके उसको ठीक कर दें। नहीं, ऐसा होता है कि मे बी प्रेपोजिशन की गलती होगी, मे बी एडजेक्टिव जो है वो सही नहीं लगा हुआ, या वर्ड ऑर्डर खराब है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को करेक्शन करते हैं और ये 5 मार्क्स का होता है। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर होता क्या है कि आपको 10 वर्ड्स दिए जाते हैं और 10 वर्ड्स को आपने दो दो के ग्रुप के अंदर जो है बनाना होता है, यानी रेंडमली आपको 10 वर्ड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड जो है वो पहला पड़ा है, एक 7वां पड़ा है, आपको लगा कि यार ये दोनों आपस में या तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन सकते हैं आपस के, या फिर ये जो है सिमिलर मीनिंग बन सकते हैं या एंटोनिम्स बन सकते हैं। यानी कि मिसाल मैं आपको देता हूं कि अगर पहला वर्ड एक लिखा हुआ है ब्लैक और 7वें वर्ड पे एक लिखा हुआ है वाइट, तो आप समझेंगे कि इन दो वर्ड्स को मैं ग्रुप बना सकता हूं। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ये ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स के जो है, या आप उसको सिनोनिम्स की शक्ल दे सकते हैं या आप उसको एंटोनिम्स की शक्ल दे सकते हैं। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स आप सब लोग जानते हैं क्या होते हैं। सिनोनिम्स बेसिकली आप यूं कह लें कि दो वर्ड्स होते हैं जिनके सिमिलर मीनिंग होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या होता है कि कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा वर्ड किस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो पेयर ऑफ वर्ड्स में दो वर्ड्स जो कि सीमिंगली आपको बिल्कुल सिमिलर लग रहे होते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स इसके अंदर होते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत। ट्रांसलेशन जो है वो भी क्या है कि आपको 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपने उनको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश के अंदर। लेकिन ये नहीं है कि सड़क पर जो गोलियां चल रही हैं, द टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, और मेरा दिल बाग बाग हो गया तो माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन, समथिंग लाइक, इस तरीके से नहीं करना होता, बल्कि आपको इसको बा मुहावरा तर्जमा करना होता है।
अगर मेरा दिल बाग बाग हो गया तो इसका हमने आई बिकेम वेरी हैप्पी, आई बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, तो आपने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी होती, बल्कि इसकी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फिगरेटिव जो है ट्रांसलेशन आपको लोगों को करनी होती। अच्छा, अब कौन से सोर्सेज हैं जो कि आपको पेपर वन के लिए हेल्प कर सकते हैं? आप इसको वीडियो को पॉज करें, सुकून से इसको देखें। ये सारे वो सोर्सेज हैं। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बड़ी अच्छी किताब है, मशहूर मारूफ किताब है। रेनन मार्टन वाली भी शामिल कर दी, इंग्लिश ग्रामर वाली भी। गूगल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। पाक एमसीक्यूज और यूट्यूब डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है इन सारी चीज़ों के अंदर। जैसे कि आप अभी मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यूट्यूब तो हेल्प कर सकता है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें भाई साहब, और आगे भी इनको शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं। पेपर टू जो प्रोफेशनल का है, यानी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट हासिल करने के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं। दूसरा है, उसको कहते हैं जी प्रोफेशनल। पहला था सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड, अब है बुनियादी तौर पर क्या है जी, 2 पार्ट, आप यूं कह लें कि 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जो है उसके 25 नंबर हैं एमसीक्यूज के, और ये जो 25 नंबर हैं ये पार्ट 2 से और पार्ट 3 से आते हैं, यानी जो मैं अभी तारुफ करवाने लगा हूं जिनका। पार्ट 1 क्या हो गया, 25 नंबर के एमसीक्यूज, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हैं उनके अंदर से आते हैं। अब देखते हैं जी पार्ट 2 क्या होता है। पार्ट 2 होता है जनाब सब्जेक्टिव पेपर है, याद रहे, और ये 50 नंबर का होता है, और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, जो आपके रिलेटेड टू नॉवेल्स, ड्रामाज, शॉर्ट स्टोरी, जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें से ये पार्ट 2 आता है। 3 जो होता है, शायद मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, उसके अंदर जो है आपको प्रोफेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, जो कि आगे आकर तफसील में आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, पार्ट 2 के अंदर एसेज होते हैं, और ये एसेज कौन से हैं, ये बर्टन रसल वाले ऐसे हैं, जॉर्ज ऑरवेल वाले ऐसे हैं। ये लंबी चौड़ी डिटेल जो कि लिखी हुई है, अगेन आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ पॉज इन द वीडियो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे भी आपको ये एफपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अगर आप सिलेबस वाले पोर्शन में जाते हैं तो वहाँ पे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप बाद में तैयार कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आप इन सारी चीज़ों को तैयारी कैसे करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो का असल मकसद ये है कहाँ से तैयारी की जाए और क्या कैसे तैयारी की जाए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी आप इसको पॉज लें, इसमें ड्रामा है, नॉवेल्स है, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म है, इन सारी चीजों को आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा सब्जेक्ट। अब पार्ट 3 आ जाता है, ये है जनाब आपकी जो टीचिंग पैडागोजी वगैरह से रिलेटेड। तो इसके अंदर भी अगेन ये आप इसको देख सकते हैं, इसमें क्या कुछ शामिल है। अभी आने वाली जो वीडियो का पोर्शन है उसके अंदर मैं ये बताऊंगा दोनों पोर्शंस को कहाँ से आपने तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। आपके सामने पार्ट 3 है, और इसको आप लोगों को किताबें पढ़नी पड़ेंगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। अब आते हैं जी सिलेबस, जो सारा मैंने आपके सामने तारुफ करवाया है, इसको कैसे। सबसे पहले एसेज आते हैं, यानी बर्टन रसल वगैरह वाले के जो एसेज हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको हर सूरत इसका टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि खुद से इसकी समरी बनाएं, बजाय इसके कि जो रटी रटाई समरियां पड़ी हैं उनको स्टडी करने के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, क्योंकि याद रहे कि ये एफपीएससी बहुत ज़्यादा सीट्स भी नहीं देता, और इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत टफ है, पीपीएससी के मुकाबले में बहुत टफ है इसका प्रोसीजर। तो आप लोगों को ये सारे काम करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपकी सिलेक्शन हो जाए। अगर आप सिर्फ पेपर देकर और फिर कह सकते हैं कि जी मैंने 10 पेपर दिए, मेरे सिलेक्शन नहीं हुई, पाकिस्तान ये वो फला फला, तो फिर आप बेशक जो है अपनी जो रटी रटाई चीजें हैं, कॉपी पेस्ट, उनके ऊपर जा सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप लोगों को चाहिए कि इन सारे पहले वाले जो 2 काम है ये पहले लाजमी करें। लोग क्या करते हैं, पहले यूट्यूब पर समरी पढ़ते हैं और फिर कहते हैं जी मेरी तैयार हो गई, और फिर पेपर में जाकर वो सही नहीं लिख पाते। पहले आपको ये दोनों काम करने चाहिए, और फिर यूट्यूब पर जाएं और बर्टन रसल का जो ऐसे है उसके बारे में कोशिश करें, लिखें कि जनाब इसका जो है समरी कहीं से अगर उर्दू में मिल जाती है, इंशाल्लाह ताला मैं भी जो है इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की अच्छी क्वालिटी वाली समरीज जो है वो लिटरेचर से भी आपको मिलेंगी। फिलहाल जो है अब मुझे नहीं मालूम आप कब वीडियो देख रहे हैं, अभी ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2022, अभी तक ये मैंने नहीं बनाई, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह बनाने का इरादा रखता हूं। तो यूट्यूब पर बहुत आपको हेल्प हो जाती है, क्लैरिटी ऑफ आइडिया आपके सामने आ जाता है। इसके बाद क्या है कि आप अगर कोई उर्दू ट्रांसलेशन अवेलेबल है, और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका आइडिया मजीद क्लियर हो जाए, आजकल कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जहां से आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी मिल जाती है। इसके बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर एस्से के 10 से पॉइंट्स ऐसे बनाएं कि आपको लगे कि अगर इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए या याद कर लिया जाए तो ये पूरे ऐसे जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसके बारे में मेरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए
कि जो उस एसे के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स, नेम्स वगैरह वगैरह हैं, उन चीज़ों को ज़रूर नोट करें ताकि आपको अगर उनके बारे में पूछा जाए तो आप उनके बारे में लिख सकें। और लास्ट चीज़ क्या है कि कोशिश करें कि पीपीएससी में या एफपीएससी में या यूनिवर्सिटी के जो ख़ास तौर पर एमए या बीएस इंग्लिश के जो पेपर्स पास्ट हैं, अगर आपको कहीं से मिलते हैं, उसका एक अच्छा सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, cssforum.pk इंटरनेट पे आपको मिलता है, वो भी आप कर सकते हैं। किताबें भी मिलती हैं, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें जो इन एसेज में से आए। और ये बात मेरी जितने भी आगे आपके नावल, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह वगैरह आने लगी हैं, उन सब के लिए है कि पास पेपर्स को इस स्टेज पर जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो फिर उस स्टेज पर आपको लाजमी करना चाहिए। शॉर्ट स्टोरीज की बात आती है तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट स्टोरी पढ़नी चाहिए, रीड उसको करें, फिर उसकी समरी जो है यूट्यूब पर डायरेक्ट जाके लिख लें, पढ़ लें, उसको समझ लें। पहले खुद से पढ़ें। याद रहे अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर चले गए आपको कंप्लीट स्टोरी का आइडिया नहीं होगा। सबसे पहले उसको खुद पढ़ें। अगर आप इस तरीके को अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और फिर यूट्यूब पर देखें और फिर क्या करें कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि याद रहे कि जो स्टोरी होती है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है। तो आपको चाहिए कि कैरेक्टर्स के हवाले से और प्लॉट के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि पहले ये हुआ, देन दिस हैपन, देन दिस हैपन, देन दिस हैपन, देन दिस हैपन। इससे आपको स्टोरी कभी जिंदगी में भूलेगी नहीं। उसके बाद क्या करें कि आप उसको उस स्टोरी का एक ब्रीफ सी स्टोरी लिखें, ताकि अगर आपको जो है ब्रीफ ज़हन में रखना पड़े कि स्टोरी क्या है तो अब वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरफ लाजमी जाएं, इसके बगैर आपकी तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। पोएट्री जो है उसकी क्या करनी चाहिए कि कोशिश करें कि लॉन्गर पोएम्स जो हैं उनका जो है टेक्स्ट जो है यहाँ पर तो मैंने मेरे ख्याल में लिख दिया है कि रीड द टेक्स्ट ऑफ लॉन्गर पोएम्स। हाँ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लॉन्गर पोएम्स का टेक्स्ट जो है वो आप सारा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ सकते, अगर आप समझते हैं कि मेरे पास टाइम कम है या कोई भी मसला है, तो फिर कम से कम उनका जो है जो मेजर डिटेल्ड समरी है वो ज़रूर पढ़ें। और जो शॉर्टर पोएम्स हैं उनको तो हर सूरत पढ़ें। जैसे ओड टू नाइटिंगेल है तो वो तो छोटी सी पोएम है, आपको उसका टेक्स्ट हर सूरत पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपसे वो एक लाइन लिख देते हैं पोएम की और कहते हैं कि जनाब इसको एक्सप्लेन करें, या इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई पोएट का जो पोएट्स ने फॉर एग्जांपल उसके पर्टिकुलर उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाइल है तो उससे हवाले से, तो अगर आपने पोएम का टेक्स्ट नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। इसके बाद क्या करें, ये दोनों काम करने के बाद आपको चाहिए कि उसके वीडियो को देखें, उससे रेलेवेंट उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसके स्टाइल से रिलेटेड, उसकी समरी से रिलेटेड। तो अगर ये 3 स्टेप आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन क्या है कि अगर आप उसकी डिटेल्ड समरीज भी पढ़ लें तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर जो पोएट है, जो उस पोएम का उसका स्टाइल, उसकी लाइफ और उसके ओवरऑल फीचर्स एज अ पोएट, कि वो कैसा पोएट था, उसकी टेक्निक्स उसने कैसी इस्तेमाल की, ये लाजमी पढ़ना चाहिए। क्योंकि पोएम्स के अंदर लाजमी नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर पोएम के ऊपर सवाल आए, बल्कि इट्स पॉसिबल कि आप लोगों से उस राइटर की टेक्निक्स, उस रेफरेंस टू विद दैट पर्टिकुलर पोएम आपसे पूछा जा सकता है। और फिर मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप उस पोएम के समरी को अपने अल्फाज में ज़रूर लिखें, चाहे भले वो एक छोटा सा पैराग्राफ ही क्यों ना हो। और एफपीएससी, पीपीएससी, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को हर सूरत देखें। ये मैंने हर एक के साथ कहा है। अगर आप ये आखिरी स्टेप जो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी जो सब्जेक्टिव पोर्शन। ड्रामा आ गया तो ड्रामा के क्या है कि जी एक्ट वाइज डिटेल समरी देखें, सारी पढ़ें उसकी। आप यकीनन उसका जो है डिटेल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। उसके बाद क्या करें कि आप एक मैप बनाएं कैरेक्टर्स का, और ख़ुद से बनाएं कि जनाब ये सबसे मेजर कैरेक्टर है, ये उसकी वाइफ है, ये उसके चिल्ड्रन है, फलां फलां फलां, जो जैसे आप बनाते हैं तो उस तरीके से आप उसका एक हायरार्किकल मैप बनाएं और ख़ुद बनाएं। वो जैसे आप खुद बनाएंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके साथ साथ आप क्या करें, उसकी वीडियोस देखें, और जो है उनकी जो समरीज हैं वो अवेलेबल हैं बहुत सारी, और इंशाल्लाह मैं भी बनाऊंगा ऑफ कोर्स। तो वो आप उन समरीज को, और एक यूट्यूबर से सुनने की बजाय आप 3 से 4 की सुन लें। कभी एक यूट्यूबर एक पॉइंट मिस कर सकता है तो दूसरा उसको कवर कर सकता है। और इसके साथ साथ क्या है कि कोशिश करें कि आपको बहुत सारे ड्रामास की फिल्म्स बनी होती हैं, उनके ऊपर उनका बाकायदा ड्रामा पूरा अवेलेबल होता है। जैसे किंग लियर जो है मुझे याद आ रहा है, टेम्पेस्ट है, ये सारे आपको अवेलेबल हैं। आपको इडिपस रेक्स आपको मिल जाता है, यूट्यूब पर मिल जाते हैं। अगर यूट्यूब पर नहीं मिलते तो कुछ और सोर्सेज भी होते हैं, इनके सीडीज भी अवेलेबल होती हैं। मीन्स टू से कि आपको अगर ड्रामा देख लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर एक फॉल्ट
जो मुमकिन तौर पर है कि वो थोड़ा सा स्टोरी से डेविएट कर सकता है इन ऑर्डर टू मेक दैट ड्रामा, पर्टिकुलर ड्रामा इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप ड्रामा देखते हैं और कोशिश करें कि आपको उसका नॉलेज हो कि जनाब ये रेलिवेंट है, उसकी स्टोरी से मिलता जुलता है, कभी कभी मिलते जुलते नाम ऐसे होते हैं कि जिससे बंदे को फील होता है कि शायद ये वही चीज़ है लेकिन वो मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन ये कब आप डिसाइड कर सकेंगे? जब आपने ये पहले सारे स्टेप कर लिए होंगे, तो फिर आप ऐसी मूवी देख सकेंगे। और कैरेक्टर्स जो हैं ड्रामा के, इसके ऊपर ड्रामा और नावल खास तौर पर, और ऑफ कोर्स शॉर्ट स्टोरी, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर सबसे जो मेजर चीज़ जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए वो है कैरेक्टर, उसके एनालिसिस, उसकी पहचान, उसके जो अपीयरेंस, उसके रिलेशन विद अदर कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों की होनी चाहिए। अब क्या क्या कुछ आपका पता होना चाहिए ड्रामा के हवाले से कि राइटर ने उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसे की है, और उसके साथ साथ उसने जो है क्या बोलते हैं रोल उसका क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, और उसके साथ साथ यानी कि उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसका इम्पैक्ट क्या है प्ले के अंदर, और रिलेशन विद अदर कैरेक्टर्स क्या है। ये चीज़ें जो है आपकी लाजमी तैयार होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसके पास्ट पेपर्स, इस पर्टिकुलर ड्रामा, जो भी आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, अगर किंग लियर पढ़ रहे हैं तो देखें कि आप इसके ऊपर पास्ट क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। तो ये इंशाल्लाह। नॉवेल्स आ जाते हैं तो नॉवेल्स के अंदर इसकी समरीज आ जाती हैं, उसको पढ़ें। अगेन उसके कैरेक्टर का एक हेरेडिकल स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहिए। कुछ नॉवेल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जोसेफ एंड्रयूज है तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप उनके बेशक एक्ट वाइज अगर आप उसके कैरेक्टर्स का कोई हेरेडिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन अगर आप खुद बनाएंगे तो तभी आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। और यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियोज़ देखें, उसकी समरीज की वीडियोज़ देखें, उसके कैरेक्टर्स की वीडियोज़ देखें, और उसके नावल को देखें ज़रूर अगर आपको अवेलेबल है। जैसे कि टेस्ट जो है मेरे ज़हन में फ़ौरन आ रहा है कि ये मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको देखें और हर सूरत देखें। और इसके साथ साथ क्या है कि कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी कैरेक्टराइजेशन है, उनका रोल है, उनकी रिलेशन विद अदर कैरेक्टर्स है, ये लाजमी देखना चाहिए, और पास्ट पेपर्स उसके ज़रूर। अब आती है लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। तो इसका बैकग्राउंड, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझें आप कि रीड द बैकग्राउंड ऑफ द लिटरेरी थियरी, कि ये लिटरेरी थियरी अगर आई है तो वो लेट्स से अगर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर लिटरेरी थियरी की डीकंस्ट्रक्शन है या कोई और, तो वो थियरी कब आई, कैसे आई, क्यों आई, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या उसका पर्पस था, इन सारी चीज़ों को आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके प्रीकर्सर्स कौन हैं, उनको स्टार्ट करने वाले कौन हैं, और उन थीरीज़ के अंदर स्टार्ट करने वालों के बाद कौन से राइटर्स आए हैं जो इस थीरी से रेलेवेंट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के आपको ना सिर्फ नाम याद होने चाहिए बल्कि उन राइटर्स की कंट्रीब्यूशन का भी आपको पता होना चाहिए। और फिर जो भी थीरी आप पढ़ रहे हैं उनकी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, तो उनको भी ज़रूर देखें। फिर क्या करें कि आप कोशिश करें कि उस थीरी को ना, अमूमन मैंने देखा कि थीरीज बड़ी टफ होती हैं, कोशिश करें कि 8-10 पॉइंट खुद से बनाएं उस थीरी से रिलेटेड, कि अगर आपसे कोई पूछना चाहे कि जनाब ये थीरी क्या है, तो आप फिंगर टिप्स पे बता सकें कि जनाब ये थीरी है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, इसका ये फीचर है, इसका ये फोकस है, इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये। तो वो 10 पॉइंट्स अगर आपके फिंगर टिप्स पे मौजूद हैं तो आपको कभी भी थीरी भूलनी नहीं लगी। और क्या करें कि इन चीज़ों का सवाल आपको जवाब आना चाहिए अगर आप थीरी को पढ़ना चाह रहे हैं। नंबर 1 कि इसका पायनियर कौन है, और कौन से नेम्स हैं जो कि इस थ्योरी से रेलेवेंट है। दूसरी चीज़, इसका मेन क्लेम क्या है, पर्पस क्या है, फोकस क्या है, किस चीज़ पर फोकस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इन सवालों का जवाब आना चाहिए। और इसमें ये भी देखना चाहिए कि जो आपको लिस्ट ऑफ थीरीज दी गई है आपके सिलेबस के अंदर, तो आपको उन थीरीज की भी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि 1920 में ये थीरी आई, 1925 में ये आई, 1950 में ये आई, 1988 में ये आई, 2000 में ये आई, 2010 में ये आई। तो आपको एक तरतीब याद होनी चाहिए कि कौन सी थीरी पहले आई, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद, और इसमें क्या वजह है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि अमूमन जो थीरीज होती हैं वो एक थीरी जब दूसरी आती है तो पिछली से वो कुछ ना कुछ या तो वो उससे इनकार करती है उनके कुछ पॉइंट्स को, या फिर उससे सिमिलर होती है, कोई ना कोई रिलेशन, उसका कनेक्शन ज़रूर होता है। तो अगर आपको हियरेरिकली याद है कि कौन सी थीरी किसके बाद आई है तो यकीनन जो है आप इससे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, और फिर डेफिनेटली आपको पास पेपर्स की। अब जी कौन कौन से सोर्सेज हैं प्रिपरेशन के, तो जनाब आपके लिए टेक्स्ट बुक्स हैं, ऑफ कोर्स इन सारी जितनी मैंने अभी तक पिछली चीज़ें बयान की हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हेल्पिंग बुक्स हैं, उसके बाद नोट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आपको गूगल से मिल जाएंगी, मुख्तलिफ PDF फाइल्स और रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर। रिसर्च आर्टिकल बड़ी कमाल की चीज़ होते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और प्रेजेंटेशन हैं जैसे स्लाइड शेयर वगैरह इनके ऊपर। और इसके साथ साथ आपके साथ मूवीज़ और ड्रामाज हैं, जो कि ड्रामाज और नावल्स की मूवीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। और
डेफिनेटली अगर आपके पास कोई अच्छा टीचर है जो कि आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता है, ये फिजिकली पढ़ा सकता है, मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल। और इसके साथ साथ आपको ऑफ कोर्स ये जो मैंने पाक एमसीक्यूज यूट्यूब और स्लाइड शेयर, ये आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट। और अगर आप प्रोफेशनल सब्जेक्टिव की बात करें, जो प्रोफेशनल पार्ट है, तो ये सारी किताबें स्क्रीन पर हैं, ये आप इसको पॉज करें, देखें कौन कौन सी किताबें हैं जनाब। ये अमूमन जो है मजीद बुक डिपो की किताबें हैं, और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी मजीद बुक डिपो हैं सिवाय इल्मी वाली के, और ये है जी डोगर वाली की, पैडागोजी से रिलेटेड। गूगल है, पाक एमसीक्यूज के ऊपर बड़ी डिटेल्ड पैडागोजी के एमसीक्यूज मौजूद हैं, लेकिन चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको डिटेल्ड सब्जेक्टिव जो है प्रिपरेशन करना पड़ती है, तो आप एमसीक्यूज की बजाय जो भी किताब लें वो सब्जेक्टिव लें। और इससे क्या होगा कि आप अगर कल को लेक्चरर का इम्तिहान देते हैं तो लेक्चरर के अंदर जो पैडागोजी का पोर्शन है वो एमसीक्यूज की शक्ल में है, तो उसके अंदर आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाय द वे प्रोफेशनल जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, तो उसके अंदर भी 25 नंबर की जो एमसीक्यूज हैं वो इनमें से भी आ सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो बन गई और उम्मीद है कि आपने डिटेल्स इसको तसल्ली से देखा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो और मेरी एफर्ट पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।